यही होता है जब हम सही समय पर सही सवाल नहीं करते। सवाल सही होने पर भी सही समय पर सही जवाब नहीं मिलता। जब सही समय नहीं होता है, जवाब 99% सही नहीं होता है। सही बात को सही नहीं मानने का खामियाजा आज नहीं तो कल भुगतना पड़ता है और आज के परिप्रेक्ष्य में यह बात बिल्कुल सही बैठती है। इन दोनों खबरों को पढ़कर के आपको अंदाजा हो जाएगा कि कौन सी बात कितनी सही है और कितनी सही बात को सही तरीके से सही व्यक्ति से पूछ लिया जाता तो आज सही कुछ हो गया होता। आप सभी ने 3 से 4 दिनों से आप ट्विटर अगर देख रहे होंगे, वहां पर एक ट्रेंड छाया हुआ है, हैशटैग मोदी रोजगार दो, और दूसरा हैशटैग जो आज 24 घंटे के अंदर चला है, CGL-19 मार्क्स, भी ट्विटर पे ट्रेंड करने लगा है। कई युवा रोजगार के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेर रहे हैं और पीएम मोदी से रोजगार मांग रहे हैं। इसका बैकग्राउंडर मैं आपको समझा देता हूं। यह पूरा मामला शुरू होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल CGL परीक्षा को लेकर। यूपीएससी के जरिए जहां केंद्रीय सेवाओं में ग्रुप ए अधिकारियों की भर्ती होती है, तो SSC CGL के जरिए केंद्रीय सेवाओं के ग्रुप बी, ग्रुप सी के पदों पर बड़े पैमाने पर भर्तियां होती हैं। SSC सीधे तौर पर केंद्र सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के अंडर आता है, अंतर्गत आता है। विवाद क्या है? देखिए, नवंबर 2020 में CGL 2019 के टीयर 2 और उसके 3 से 4 दिन बाद टीयर 3 की एग्जाम होता है। यहां मैं आपको बता दूं कि CGL 2018 तक एक रूल था। रूल यह था कि टीयर 2 के रिजल्ट आने के बाद जो छात्र क्वालिफाई हो जाते हैं उनके टीयर 3 में बैठने का मौका मिलता था। मगर इस बार क्या हुआ? इस बार दोनों की परीक्षा एक साथ ली गई, जिसमें 3 से 4 दिन का गैप कराया गया था। यह नियम रखा गया था कि जो कैंडिडेट टीयर 2 में क्वालिफाई करेंगे उन्हीं की टीयर 3 की जो कॉपी है उसको चेक किया जाएगा। 19 फेब को टीयर 2 के रिजल्ट आ जाते हैं। हर साल से उल्टा इस बार टीयर 2 के रिजल्ट के साथ मार्क्स जारी नहीं किए गए, बल्कि एक कट ऑफ को जारी कर दिया गया। जो छात्र इसका विरोध कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि 18 नवंबर का पेपर बड़ा ही आसान था, छात्रों ने काफी अच्छा स्कोर किया था। हालांकि जब रिजल्ट आया तो ऐसे कई छात्रों का सिलेक्शन नहीं हुआ जिन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया था। सारा विवाद का जड़ यहां से है। देखिए, 18 नवंबर को घोषित हुए कट ऑफ में 100 मार्क्स तक काट दिए गए हैं। वहीं 15 और 16 नवंबर को जिन लोगों ने एग्जाम दिया था उनमें से कईयों के 70 से 80 नंबर तक बढ़ा दिए गए हैं। अब यहां पर जो स्टूडेंट्स हैं वो कह रहे हैं हमको समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा कौन सा प्रोसेस इन्होंने इख्तियार किया या ऐसा किया, वो प्रोसेस हमें बताइए। और इसी बात को लेकर के लोगों के अंदर, या यूं कहूं तो बच्चों और स्टूडेंट्स के अंदर बड़ा गुस्सा है। एक ट्रू फैक्ट्स, जहां फैक्ट्स होते हैं। NCRB के 2019 का डाटा अगर आप समझेंगे तो आपको एक बात समझ में आएगी। NCRB के 2019 के आंकड़ों के मुताबिक देश में करीब 1,30,000 लोगों ने आत्महत्याएं की हैं। इनमें से 11,268 यानी कि 9% आत्महत्याएं रोजगार ना मिलने की वजह से, गरीबी या फिर कर्ज में डूबने की वजह से हुई है। चुनाव से पहले सरकारें नौकरियां निकालती हैं, फॉर्म भरे जाते हैं, देश में लाखों युवा सरकारी नौकरियों के वादे के पीछे तैयारी करते हैं, रातों की नींदों को कुर्बान कर देते हैं, लेकिन रिक्रूटमेंट जगाई गई उम्मीदों के आसपास भी नहीं होती है। यही जनाक्रोश उत्पन्न हो जाता है। भारत की ताकत भारत के युवा है। सरकार युवाओं की मांगों पर ध्यान दे ताकि यूथ की जो एनर्जी है वो सही डायरेक्शन में लग सके, इकोनॉमिक सुपर पावर की तरफ हम लोग कदम बढ़ा सके। अगर यूथ की इस पॉजिटिव एनर्जी को अगर हमने जाया किया और इसको हमने चैनलाइज नहीं किया तो फिर 3056 के मैनिफेस्टो में भी हम यही सुनेंगे कि सुपर पावर फिर बनेगा हमारा भारत। सही समय पर सही सवाल का मतलब यहां पर यह है कि एक आम आदमी का सरकार से सही सवाल पूछने का सही समय कब होता है, और वो सही पावर कब होती है? वो ठीक होती है चुनाव से पहले। चुनाव के बाद आप भी कुछ नहीं कर सकते और सरकार तो बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन आम जनता कुछ नहीं कर सकती। जब जनता को यह पता है कि उसके पास इतना बड़ा अधिकार है, उसके पास वो पावर है, तो इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। आज हम ट्विटर पर जाके ट्वीट तो कर रहे हैं, हैशटैग मोदी जी रोजगार दीजिए, तो 2019 में हमने किन मुद्दों पे वोट दिया था? हमारा मुद्दा शायद इनके मैनिफेस्टो में जो भी होगा ना उस पर एक भी नहीं होगा, वो मुद्दा कोई दूसरा हो जाता है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि सही समय पर सही सवाल और सही डिसीजन लेना सीखिए। अगर ये नहीं करेंगे तो ये प्रॉब्लम्स होती जाएंगे। 2024 में चुनाव होने हैं, फिर भी हम वही गलती करेंगे। अगर यह स्थिति सेम एज इट इज रहती है तो हम 2024 में किसी चौथे मुद्दे पर देके आएंगे वोट।
इसीलिए मैंने पहले ही कहा, सही समय पर सही सवाल करना सीखिए। अभी सवाल कीजिए, कोई बात नहीं, मोदी जी कह रहे हैं कि हम पश्चिम बंगाल के लोगों को हम रोजगार देंगे, वहां पर भी इन्होंने ऐसी बात कही है। तो अब ये देखिए ना इस चीजों को, तो सही सवाल कीजिए ना। सवाल करने का तरीका आपका चाहे जो भी हो, लेकिन सही समय पर होना बहुत जरूरी है। सही समय चुनाव से ठीक पहले होता है, जो कि आने वाले आपके राज्य में भी आने वाले होंगे। पेट्रोल को उसकी सही कीमत दिलाने वाले और दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम को अपने नाम कराने वाले पीएम नरेंद्र मोदी की पॉलिसी की एक पॉइंट को मैं डिकोड कर देना चाहता हूं, जो कि मैं देख रहा हूं किसी ने नहीं किया है। देखिए, आप सभी को पता है पीएम नरेंद्र मोदी ने पेट्रोल हाइक पर क्या बोला था। पीएम मोदी ने कहा था कि देश में पेट्रोल डीजल के दाम कांग्रेस की इंपोर्ट डिपेंडेंसी के कारण बढ़ रहे हैं, और यह भी कहते हैं कि अगर इस मसले पर पहले से ही फोकस्ड हो गए होते तो इसका जो असर है ना, जो प्रतिकूल असर मध्यम वर्ग पे पड़ रहा है, वो नहीं पड़ रहा। कितना सही बात बोली। जिस स्टोर में पीएम मोदी जी कहते हैं, उस स्टोर में लगता है कि सही कह रहे होंगे। पीएम मोदी ने साफ माना है, और इसको आपको समझ में आया होगा कि उन्होंने कहा है कि अगर डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ जाता है तो आज ये आलम नहीं होता। एक कंपैरिजन कर लेते हैं कि किसके कार्यकाल में, यानी कि मनमोहन जी या मोदी जी के किसके कार्यकाल में ऑयल का डोमेस्टिक प्रोडक्शन कितना था, किसका कितना बढ़ा, किसका कितना घटा। सवाल का जवाब इसी में है। 2014 में जब मोदी जी सत्ता में आते हैं, तब डोमेस्टिक ऑयल प्रोडक्शन 37.78 मिलियन टन था। 2019-20 में यह 32.17 मिलियन टन पर आ जाता है। हकीकत तो यह है कि 2019-20 में डोमेस्टिक ऑयल प्रोडक्शन 2002 से भी लगभग 1 मिलियन टन कम हुआ है। डोमेस्टिक ऑयल प्रोडक्शन पिछले 18 साल यानी कि लगभग 2 दशकों में सबसे निचले स्तर पर है। और ये आंकड़े मेरे नहीं है, ये आंकड़े खुद पेट्रोलियम मंत्रालय के हैं, जो साफ तौर पर चीख चीख कर बता रहे हैं कि मोदी सरकार में डोमेस्टिक ऑयल प्रोडक्शन में जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई है। अब मोदी सरकार का एजेंडा 2022 तक क्रूड ऑयल का डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाने का था। बहुत सही था, लेकिन सरकार का टारगेट था 2022 तक कच्चे तेल में इंपोर्ट जो निर्भरता है, डिपेंडेंसी है, 10% तक घटा सके। 2014 में जब मोदी सरकार सत्ता में आती है, तब देश में तेल की कुल खपत 83% बाहर से आता था। यानी कि मोदी सरकार इसे 2022 तक घटा करके 73% करना चाहती थी। 2019-20 के आंकड़ों को देखें और पता चलता है कि यह घटने के बजाय बल्कि उल्टा बढ़ गया है, 88% हो गया है। तो अब वो देखिए कि हमने इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम कितनी की, इसका जवाब आपको मिल गया होगा। देखिए, एक सिंपल सा लॉजिक है, अगर तेल की कीमतें घटानी है तो डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ेगा। ओएनजीसी एक ऐसी सरकारी कंपनी है, देश में जितना भी डोमेस्टिक क्रूड ऑयल प्रोडक्शन होता है उसका 30% से भी ज्यादा हिस्सा ओएनजीसी अकेले प्रोड्यूस करती है। अब जरा सोचिए, अगर ओएनजीसी ही कमजोर हो जाए तो डोमेस्टिक क्रूड ऑयल प्रोडक्शन कैसे होगा। अब मैं यहां पर क्यों कह रहा हूं कमजोर ओएनजीसी हो जाए, तो मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि 2014 के बाद जब मोदी जी सरकार में आए थे, मैं मोदी जी को टारगेट नहीं कर रहा, लेकिन फैक्ट है जो टारगेट करने मजबूर कर रहे हैं। उस वक्त तेल के जो नए स्रोत खोजने के लिए ओएनजीसी के पास 11,000 करोड़ रुपए का बजट था। 2018-19 में यह बजट को घटा करके 6,000 करोड़ कर दिया गया, यानी कि आधा हो गया। देश में डोमेस्टिक क्रूड ऑयल प्रोडक्शन घट गया और अब अंतरराष्ट्रीय बाजारों पर निर्भरता के चलते देश में तेल की कीमतें आसमान छू रही है। कीमत से ज्यादा टैक्स तो अकेले केंद्र सरकार ले रही है। मोदी राज में पेट्रोल पर टैक्स 3 गुना बढ़ा है तो डीजल पे 7 गुना बढ़ा है। देखिए, मैं आपको एक बात समझा देता हूं, केंद्र सरकार ने तो एक्साइज ड्यूटी लगाकर कमाई कर ली। अब बारी किसकी थी? राज्य सरकारों की। उन्हें भी कमाई करनी थी, भी राज्य चलाना है, क्योंकि केंद्र सरकार एक ही है, इसलिए पूरे देश में एक्साइज ड्यूटी एक ही लगती है। लेकिन राज्य सरकारें अलग अलग हैं, तो राज्यों में अलग अलग टैक्स लगता है। बात खत्म, सिंपल सा लॉजिक है। राज्य सरकारें पेट्रोल डीजल पर कई तरह के टैक्स और सेस लगाते हैं। इनमें सबसे प्रमुख तो वैट और दूसरा सेल्स टैक्स होता है। पूरे देश में सबसे ज्यादा वैट और सेल्स टैक्स लगता है। राजस्थान सरकार सबसे ज्यादा टैक्स वसूलती है। यहां पेट्रोल पर 38% और डीजल पर 28% टैक्स लगता है। अब उसके बाद अगर हम देखें और राज्यों को, तो मणिपुर, तेलंगाना, कर्नाटक है, जहां पेट्रोल पर 35% या उससे ज्यादा का टैक्स लगता है। इसके बाद मध्य प्रदेश में पेट्रोल पर 33% वैट लगता है। अभी शायद कुछ खबर निकली है कि मध्य प्रदेश में भी वैट को बढ़ा दिया गया है। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो मुझे कमेंट सेक्शन बता देना। 1 मार्च से 60 साल से ऊपर के सभी लोगों का वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है।
साथ ही 45 साल से ऊपर के किसी भी बीमारी से ग्रस्त लोगों का टीकाकरण भी किया जाएगा। केंद्र मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि टीकाकरण की सुविधा 10,000 सरकारी और 20,000 प्राइवेट टीकाकरण केंद्रों पर उपलब्ध रहेगी और टीकाकरण यानी कि वैक्सीनेशन सरकारी केंद्रों पर बिल्कुल मुफ्त यानी कि फ्री किया जाएगा। अब इसे और ज्यादा उम्र वाले नागरिकों के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है क्योंकि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता तुलनात्मक रूप से युवा लोगों से कम होती है और साथ ही 45 साल से ऊपर के गंभीर बीमारियों से ग्रसित लोगों को भी वैक्सीनेट किया जाएगा। प्राइवेट हॉस्पिटल में भी टीकाकरण होने के नाते काफी तेजी से सभी को वैक्सीन लगाई जा सकेगी। देखिए, प्राइवेट संस्थानों में टीकाकरण करने वालों को भुगतान करना होगा जबकि सरकारी संस्थान में से मुफ्त उपलब्ध कराया जा रहा है। देखिए, प्राइवेट हॉस्पिटल में कितनी कीमत देनी होगी इसको लेकर के अभी बात नहीं बताई गई है, या यूं कहूं तो कोई पैरामीटर, कोई एक एमआरपी, कोई बेंचमार्क निर्धारित नहीं किया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय बाद में इस पर अपना फैसला देगा। जब फैसला आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। यह था मेरा सिंपल सा अपडेट। आपको समझ में आया होगा कि सही समय पर सही सवाल पूछ लिया होता तो कितना सही हो गया होता। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। INI न्यूज इंडिया की जर्नलिज्म को सपोर्ट करने के लिए आप YouTube मेंबरशिप और पेट्रियन मेंबरशिप ले सकते हैं। मेरे से बिल्कुल साथ जुड़ सकते हैं और आप मेरी मदद टीम को बिल्डअप करने पे कर सकते हैं। वीडियो को 3 WhatsApp ग्रुप में शेयर कीजिएगा। सिर्फ जय हिंद, वंदे मातरम। स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।